हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। हम मानव कंकाल तंत्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने मानव कंकाल तंत्र के प्रकार, जिसमें हमने दो प्रकार देखे थे, अंतःकंकाल और बाह्य कंकाल। अंतःकंकाल के विषय में हमने देखा था कि अंतःकंकाल है वो दो प्रकार की रचनाओं का बना होता है, एक तो अस्थियाँ और उपास्थियाँ, जिसके अंतर्गत हमने उपास्थियों के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में हम अस्थियों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अस्थियों की संरचना कैसी होती है, कार्य कौन कौन से होते हैं और इन कंकाल तंत्र के मध्य कौन कौन सी संधियाँ पाई जाती है, इनके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यह वीडियो 10th क्लास, 12th क्लास, नीट, रीट और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक अस्थियाँ या बोन्स। अस्थियाँ या बोन्स जो कि बहुत ही मजबूत व दृढ़ रचनाएं होती हैं, मजबूत होती हैं और दृढ़ होती हैं, हार्ड होती हैं। जबकि हमने उपास्थियों के विषय में देखा था कि उपास्थियाँ लचीली और कोमल होती हैं। अस्थियों में 38% प्रोटीन होता है, जबकि अकार्बनिक लवण होते हैं या अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो लगभग 62% पाए जाते हैं, और इन्हीं अकार्बनिक लवणों के कारण जो अस्थियाँ होती है वो दृढ़ व मजबूत होती है। अस्थियों की चारों ओर जो आवरण होता है वो होता है पेरिओस्टियम या परिअस्थि कला। अस्थियों की चारों ओर आवरण को क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम या परिअस्थि कला कहते हैं। और इसके नीचे की ओर एक कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है जिसे अस्थि कोरक या ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं कहती हैं। और यही ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं आगे क्या करती है? ओस्टियोसाइट कोशिकाओं का निर्माण करती है, अस्त्याणु कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अस्थियों की आधात्री में जो आधात्री होती है वो सेकेंडरी वलयों के रूप में पाई जाती है, यानी इस प्रकार से होती है। बीच में जो हार्वेशन केनाल हो जाती है उसके चारों ओर ऐसे अस्त्याणु कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेकेंडरी वलयों के रूप में पाई जाती है। इसमें अस्ताणु कोशिकाएं होती हैं, ओस्टियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है आधात्री में, जो आगे जाकर के क्या करती है? अस्थि का निर्माण करती है। जबकि हमने उपास्थियों में पढ़ा था कि उपास्थियों का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? कॉन्ड्रियोसाइट कोशिकाएं करती हैं। नेक्स्ट है, आधात्री में जो प्रोटीन होती है वो ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि अस्थियों की आधात्री में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। जबकि हमने उपास्थियों में पढ़ा था, उपास्थियों में कौन सी प्रोटीन होती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। दोनों में कन्फ्यूजन रहता है बहुत बार, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना कि जो उपास्थियाँ होती है उसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है आधात्री में, जबकि अस्थियों की आधात्री में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अस्थियों की आधात्री में कैल्शियम और फॉस्फेट के लवण पाए जाते हैं, और इन्हीं लवण के कारण अस्थि क्या होती है? दृढ़ होती है। यानी कि कैल्शियम और फॉस्फेट के लवण आधात्री में पाए जाते हैं जो अस्थि को दृढ़ता प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। तो हमने अस्थियों के बारे में देखा कि मजबूत दृढ़ होती हैं, प्रोटीन 38% होता है, अकार्बनिक लवण 62% होता है। और इनमें उपास्थियों की तरह ही जो अस्थियों की चारों ओर जो आवरण होता है वो पेरिओस्टियम या परिअस्थि कला होता है, परिअस्थि कला कहलाता है। इसके नीचे की ओर जो स्तर होता है वो अस्थि कोरक कोशिकाओं का बना होता है, और ये कोशिकाएं आगे जाकर के ओस्टियोसाइट या अस्ताणु कोशिकाओं का निर्माण करती है। अस्थियों की जो आधात्री होती है वो सेकेंडरी वलयों के रूप में होती है, जिसमें अस्ताणु कोशिकाएं होती हैं, ओस्टियोसाइट कोशिकाएं होती हैं, और ये आगे जाकर के क्या करती हैं? अस्थि का निर्माण करती हैं। आधात्री में जो प्रोटीन होती है वो ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। अस्थियों की आधात्री में कैल्शियम और फॉस्फेट के लवण पाए जाते हैं जो अस्थि को दृढ़ता प्रदान करते हैं। आप यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो मध्य में क्या होती है? हार्वेशन केनाल होती है, उसके चारों ओर ये कोशिकाएं, देखो रेड रेड जो नजर आ रही है ये होती हैं ओस्टियोसाइट कोशिकाएं, और ये चारों ओर आप कवर देख सकते हैं जो पेरिओस्टियम होता है। अस्थियाँ दो प्रकार की होती हैं, उपास्थि जात अस्थियाँ और सेकंड है कला जात अस्थियाँ। उपास्थि जात अस्थियाँ या इन्हें प्रतिस्थापी अस्थियाँ भी कहते हैं, क्योंकि इनमें प्रारंभ में जो अस्थियाँ होती है वो उपास्थियों के रूप में पाई जाती है और बाद में ये रूपांतरित होकर अस्थियाँ बना लेती है। तो शुरुआत में क्या होता है? ये उपास्थियों के रूप में होती हैं, और उपास्थियों के रूप में होगी तो इसके चारों ओर जो कवर होगा वो कौन सा होगा? यानी कि जो आवरण होगा तो वो आवरण होगा पेरिकोन्ड्रियम के रूप में।
पेरिकोन्ड्रियम के रूप में आवरण पाया जाता है। इसके बाद में इसमें जो प्रोटीन होगी तो वो कौन सी होगी, कोंड्रिन प्रोटीन होगी। और इसकी आधात्री के अंदर कोंड्रिन प्रोटीन के साथ में जो कोशिकाएं पाई जाएंगी वो कौन सी होंगी, कोंड्रियोसाइट कोशिकाएं होंगी। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो जाती है, अस्थियों में रूपांतरित हो जाती है। जो उपास्थियां होती है अस्थियां बन जाती है, तो उस समय क्या होता है, पेरीओस्टियम वो बदल जाता है, पेरिकोन्ड्रियम है वो बदल जाता है पेरीओस्टियम में। कोंड्रिन प्रोटीन है वो बदल जाती है ओसिन प्रोटीन में। और कोंड्रियोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो बदल जाती है ओस्टियोसाइट कोशिकाओं में। और इसमें से कुछ लवण है उनका सिक्रेशन हो जाता है कोशिकाओं के द्वारा, जिसके कारण जो उपास्थिजात अस्थियां हैं वो कैसी हो जाती हैं, दृढ़ हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। ये उपास्थिजात अस्थियां होती हैं जो शुरुआत में उपास्थियों के रूप में होती हैं और फिर रूपांतरित हो जाती है अस्थियों में। नेक्स्ट है कलाजात अस्थियां या वेष्टनाभि अस्थियां। कलाजात अस्थियां या वेष्टनाभि अस्थियां, इनका निर्माण होता है वो योजी यूतक से होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, उससे इसका निर्माण होता है। यानी इसमें कुछ मिसेनकाइमल कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो बहुत सारे समूह में इकट्ठी होकर के तंतु बना लेती हैं और ये बहुत सारे तंतु मिलकर के जाल बना लेती हैं। यानी शुरुआत में क्या होता है कि कुछ मिसेनकाइमल कोशिकाएं होती हैं, वो समूह बनाती हैं और समूह बना करके तंतुओं का निर्माण करती हैं। ये तंतु फिर क्या करते हैं, जाल का निर्माण कर लेती हैं। और इस जाल से अस्थिकोरक कोशिकाएं, जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी, जो पेरिओस्टियम होता है उसके नीचे की ओर कोशिकाओं का स्तर होता है, अस्थिकोरक कोशिकाएं इस जाल से चिपक करके ओसिन प्रोटीन का सिक्रेशन करती है, ओसिन प्रोटीन का सिक्रेशन करती है। और इस प्रोटीन के सिक्रेशन के साथ में आधात्री का निर्माण हो जाता है, या आधात्री का निर्माण कर लेती है। कौन सी कोशिकाएं, अस्थिकोरक कोशिकाएं, जो जाल से चिपक करके ओसिन प्रोटीन का स्रावण करती है और इस प्रकार आधात्री का निर्माण हो जाता है। जो अन्य मिसेनकाइमल कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है, कैल्शियम लवणों का सिक्रेशन करती है, कैल्शियम लवणों का स्रावण करती है। इस कारण से ये कोशिकाएं जो होती हैं, जो अस्थियां होती हैं, ये दृढ़ हो जाती हैं। इस प्रकार आधात्री में जो चारों ओर आधात्री के चारों ओर जो मिसेनकाइमल कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, प्रीअस्थिकल आवरण बना लेती है और इस प्रकार से अस्थि का निर्माण हो जाता है। यानी कि जो कलाजात अस्थियां है ये योजी ऊतक जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। मिसेनकाइमल कोशिका है वो समूह में इकट्ठी होती है, समूह में इकट्ठी होकर के तंतु के रूप में व्यवस्थित हो जाती है और तंतुओं का जाल बना लेती है। तंतुओं के जाल से जो अस्थिकोरक कोशिकाएं ये चिपक जाती है, ये चिपक करके ओसिन प्रोटीन का सिक्रेशन करती है। ओसिन प्रोटीन के सिक्रेशन के साथ ही आधात्री का निर्माण हो जाता है। इस आधात्री में ही कुछ अन्य मिसेनकाइमल कोशिकाएं होती हैं, वो कैल्शियम लवणों का स्रावण करती है और ये कैल्शियम लवण है ये क्या करती हैं, इन अस्थियों को दृढ़ता प्रदान करती हैं। और अंत में जो आधात्री होता है उसके चारों ओर कुछ मिसेनकाइमल कोशिकाएं हैं, वो परिअस्थि कला या पेरिओस्टियम आवरण का निर्माण कर लेती है और इस प्रकार पूर्ण अस्थि का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है कंकाल की संधियां या जॉइंट्स। कंकाल तंत्र में बहुत सारी अस्थियां पाई जाती हैं और वो अस्थियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, दो या दो से अधिक अस्थियों के मध्य या अस्थि एवं उपास्थि के मध्य संपर्क स्थल को संधि कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक अस्थियां आपस में जिस स्थान पर संपर्क करती है उस संपर्क स्थल को ही संधि कहते हैं। या तो अस्थि आपस में संपर्क कर रही हैं, या अस्थि उपास्थि के साथ संपर्क कर रही हैं, या अस्थि से जुड़ी हुई होती है या अस्थि उपास्थि से जुड़ी हुई होती है। उस स्थान पर जहाँ पर ये जुड़ी हुई होती हैं उसे हम संधि कहते हैं। नेक्स्ट, संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्थिर या अचल संधि जिसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है। नेक्स्ट है आंशिक चल संधि जिसमें सीमित गति होती है। और तीसरी है चल संधि जिसमें सभी दिशाओं में गति होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थिर या अचल संधि की। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जो संधि है वहाँ पर तंतु में संयोजी ऊतक द्वारा ये दृढ़तापूर्वक जुड़ी हुई पाई जाती है। जो अस्थियां होती हैं वो तंतु में संयोजी ऊतक द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं, जिस कारण से इनमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। इसका उदाहरण है क्रोटी के मध्य उपस्थित सीवन। जो खोपड़ी होती है उस खोपड़ी में जो सीवन पाए जाते हैं, सेप्टम पाए जाते हैं, ये देखो यहाँ पे, ये क्या होते हैं, फिक्स्ड जॉइंट होती हैं।
इनमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। नेक्स्ट है आंशिक चल संधि, जिसमें कि इसमें क्या होता है, सीमित गति होती है। इसके उदाहरण हैं जंगन संगान, कशेरुकों की संधियाँ, दंतिका अस्थियों के मध्य संधि। तो जंगन संगान यानी कि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, जहाँ पर श्रोणि मेखलाएं जुड़ी रहती है, उस नीचे वाले संरचना की बात करते हैं, ये होता है जंगन संगान। तो इसमें क्या होता है, सीमित गति होती है। ये कशेरुकाएँ हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, दो कशेरुकाओं की संरचना। तो इसमें जो जॉइंट होता है ये भी किस प्रकार का है, आंशिक चल संधि का उदाहरण है, जिसमें सीमित गति होती है। आंशिक चल संधि दो प्रकार की होती है, धुराग्र संधि या पायोट जॉइंट्स, धुराग्र संधि, और सेकंड है विसर्पी संधि। धुराग्र संधि, इसमें क्या होता है, पार्श्व गति संभव होती है, यानी कि इसमें साइड में गति होती है, जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, इसमें ये एरो का निशान लगा रखा है, तो इसमें साइड में गति संभव होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारी जो गर्दन होती है उसमें सबसे ऊपर वाली जो कशेरुका है, जिसे हम एटलस या शीर्षधर कशेरुका कहते हैं, और इसके बाद वाली कशेरुका है जिसे हम एक्सिस कशेरुका कहते हैं। तो इनके मध्य जो संधि पाई जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, आपकी जो गर्दन में गति होती है, आप गर्दन को पार्श्व गति करा सकते हैं, साइड में गति करा सकते हैं। तो ये किस प्रकार की संधि होती है, धुराग्र संधि होती है, और इसका उदाहरण हो जाएगा शीर्षधर व एक्सिस कशेरुका के मध्य जो संधि होती है वो होती है धुराग्र संधि। नेक्स्ट है विसर्पी संधि। तो इसमें क्या होता है, जो अस्थियां होती हैं एक दूसरे पर विसर्पण करती है, जिसके कारण गति संभव होती है। इसके उदाहरण है कशेरुकों की संधि। कशेरुका क्या होती है, आपस में एक दूसरे पर विसर्पण करती है, जिससे गति होती है। कलाई की संधि, जो हमारे कलाई में अस्थियां पाई जाती हैं वो एक दूसरे पर विसर्पण करती है, जिसके कारण इनमें गति होती है। ये हो गया आंशिक चल संधि। नेक्स्ट बात करते हैं चल संधि या साइनोवियल जॉइंट। इसमें क्या होता है, एक से अधिक दिशाओं में गति होती है, और जिस स्थान पर अस्थियां आपस में जुड़ी रहती है उसके जो मध्य जो स्थान होता है, उस मध्य स्थान में साइनोवियल कैविटी पाई जाती है। यानी कि दो अस्थियां हैं जो इस प्रकार से जुड़ी रहती हैं, और इसके मध्य जो ये स्थान है, इस स्थान को बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। और इस साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल द्रव भरा रहता है, और ये द्रव किस प्रकार का होता है, ये स्नेक के रूप में होता है, यानी कि स्नेक के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर चल संधि की बात करें तो उसमें जो अस्थियां जिस स्थान पर जुड़ती है उस स्थान पर क्या होता है, साइनोवियल कैविटी पाई जाती है। उस साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल द्रव भरा रहता है जो स्नेक के रूप में कार्य करता है, यानी कि इन दोनों अस्थियों के मध्य घर्षण नहीं होने देता है, जिस कारण आसानी से इनमें गति संभव होती है। चल संधि तीन प्रकार की होती है, कंदुक खलिका संधि यानी कि बाल सॉकेट जॉइंट, सेकंड है कब्जा संधि या हिंज जॉइंट, और थर्ड है दीर्घवर्तज संधि। तो फर्स्ट की बात करते हैं कंदुक खलिका संधि। तो इस जिसे हम बाल सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सभी दिशाओं में गति संभव होती है। इसमें इसके उदाहरण हैं स्कंद संधि, श्रोणी संधि, जो आपकी स्कंद संधि यानी कि जो हाथ कंधे में जो संधि होती है वो, और श्रोणी संधि जो आपके पैरों में होती है। तो पैर को हम चारों ओर घुमा सकते हैं, हाथ को चारों ओर घुमा सकते हैं, तो इनमें सभी दिशाओं में गति संभव होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बाल जैसी होती है और ये सॉकेट जैसा होता है, इसमें इस प्रकार से ये फिट रहती है। यहाँ पे देखो इस प्रकार से फिट रहती है कि चारों ओर ये गति कर सकती हैं। तो ये कंदुक खलिका संधि होगी, जिसके उदाहरण है कंधे की संधि हो जाएगी, और जो श्रोणी संधि है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कब्जा संधि या हिंज जॉइंट। इसमें क्या होता है, एक ही तल में गति होती है, एक ही तल में इसमें गति संभव होती है। इसके उदाहरण है कोहनी की संधि, अंगुलियों की संधि, एटलस संधि। तो इसकी संरचना देखें, ये देखो यहाँ पे ये होता है, जैसे हमारी कोहनी की संधि होती है उसमें हम पीछे की ओर गति नहीं कर सकते हैं। अंगुली है तो अंगुलियों में पीछे की ओर गति नहीं कर सकते हैं, एक ही दिशा में आगे की ओर गति कर सकते हैं, ना ही साइड में कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो गर्दन होती है, गर्दन में हम पीछे की ओर गति नहीं कर सकते हैं। ये हो गए कब्जा संधि के उदाहरण। नेक्स्ट है दीर्घवर्ती संधि या दीर्घवर्तज संधि। इसमें क्या होता है, दो तलों में गति संभव होती है, दो दिशाओं में गति कर सकते हैं इसमें। जैसे एग्जाम्पल है बही प्रकोष्ठिका या मणिबद्ध संधि, बही प्रकोष्ठिका या मणिबद्ध संधि।
मणिबंध जो कलाई की संधि होती है उसकी बात कर रहे हैं। ये हो गई संधियों के बारे में। 3 प्रकार की संधियां पढ़ी हमने। एक तो अचल संधि जिसमें किसी प्रकार की गति संभव नहीं होती है। एग्जाम्पल पढ़ा था जो क्रोटी होती है उसमें जो सीवन पाए जाते हैं उनमें होती है अचल संधि। सेकंड आंशिक चल संधि पढ़ा था, और आंशिक चल संधि में हमने बात की थी कि ये इसमें सीमित गति होती है, और ये 2 प्रकार की होती है, धुराग्र संधि और विसर्पी संधि। धुराग्र संधि के बारे में पढ़ा था जिसमें पार्श्व गति संभव होती है। एटलस और एक्सिस जो कशेरुकाएं हैं इनके मध्य होने वाली संधि जो गति होती है या संधि होती है। नेक्स्ट विसर्पी संधि जो कि आपकी कोहनी की संधि होती है, वो विसर्पी संधि होती है। कलाई की संधि होती है वो विसर्पी संधि होती है। नेक्स्ट बात की थी हमने चल संधि जो साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं, और ये 3 प्रकार की होती है, यानी इसमें सभी दिशाओं में गति संभव होती है। 3 प्रकार की होती है। कंदुक खलेगा संधि, जिसके उदाहरण हमने देखे थे स्कंद संधि, कंधे की संधि या श्रोणी संधि। सेकंड कब्जा संधि की बात की थी, जो क्या होता है एक ही तल में गति संभव होती है इसमें, जैसे कोहनी की संधि है, अंगुलियों की संधि है, एटलस संधि है। तीसरी दीर्घवर्ती संधि है, जिसमें हमने देखा था कि 2 तलों में गति संभव होती है, जैसे उदाहरण है इसके बहिप्रकोष्ठिका एवं मणिबद्ध संधि। तो संधियों के बारे में मुख्य रूप से क्या होता है कि इनके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं या एग्जाम्पल दे देते हैं और पूछ लेते हैं ये इन संरचना में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। फिर ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोने में किस प्रकार की संधि होती है, अंगुलियों में किस प्रकार की संधि होती है, कंधे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें कॉम्पिटिशन्स में। तो आप इनको थोड़ा एग्जाम्पल हैं या उदाहरण है वो थोड़े से अच्छे से देख लेना। अब जो हमने कंकाल तंत्र पढ़ा था जिसके अंदर हमने अस्थियों के बारे में पढ़ लिया, उपास्थियों के बारे में पढ़ लिया, और इसके अलावा हमने अंत कंकाल बाह्य कंकाल पढ़ लिया। तो जो कंकाल तंत्र होता है वो कार्य कौन कौन से करता है, उन कार्यों की बात करते हैं। तो शरीर को आलंबन ढांचा बनाकर शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, यानी कि शरीर है उसमें आपको पता है मांसपेशियां पाई जाती हैं। अगर जो हड्डियां अस्थियां नहीं होगी तो वो मांसपेशियां एक मांस का लोधा सा बन जाएगा। तो शरीर को क्या करता है आलंबन ढांचा बनाता है पूरे शरीर का, और शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। जो अस्थियां होती है उसी के कारण क्या होता है हमारे शरीर का एक निश्चित आकार होता है। शरीर के जो कोमल अंग हैं जैसे मस्तिष्क है, फेफड़े हैं, लीवर है, हार्ट है, हृदय है, इन सभी की रक्षा करने का कार्य भी कौन करता है, कंकाल तंत्र करता है। इसके चारों ओर क्या होता है हड्डियों का आवरण, या जो हम आगे पढ़ेंगे जो पशु का पिंजर होता है उसके अंदर आपका हार्ट है, फेफड़े हैं, ये सुरक्षित रहती हैं। तो शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करने का कार्य भी करता है। चलने में सहायक होता है, तो अकेली जो मांसपेशियां वो चल नहीं सकती है, तो उसको चलने के लिए हड्डियों का होना जरूरी है। तो अस्थियां होती हैं वो चलने में सहायक होती हैं। मांसपेशियों की जुड़ने के लिए सतह प्रदान करता है। मांसपेशियां अस्थियों से जुड़ी रहती है तो उन अस्थियों के लिए क्या होता है अस्थियां है वो मांसपेशियों के जुड़ने के लिए सतह प्रदान करता है। हमने देखो 2 रचनाएं पढ़ी थी, लिगामेंट और टेंडम्स। लिगामेंट क्या होता है 2 अस्थियों के मध्य 2 अस्थियां आपस में जुड़ी रहती है उसे बोलते हैं लिगामेंट, या जिसे हम बोलते हैं स्नायु। टेंडन्स या कंडरा, जहाँ पर अस्थि है वो मांसपेशियों से जुड़ी रहती है या पेशियों से जुड़ी रहती है उसे बोलते हैं टेंडन्स या कंडरा। तो ये थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, तो क्योंकि मांसपेशियों के लिए सतह प्रदान करता है जो कंकाल तंत्र होता है। जो अस्थियां होती है उसमें क्या होता है बीच में जो स्थान होता है जिसे हम बोलते हैं अस्थि मज्जा, बोन मेरो, और इस अस्थि मज्जा में क्या होता है आरबीसी या रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि जो कंकाल तंत्र होता है वो जिसमें पाए जाने वाली जो अस्थियां होती है उसमें अस्थि मज्जा होती है जिसके द्वारा रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ये हो गए कंकाल तंत्र के कार्य। तो कंकाल तंत्र के विषय में हमने जो सामान्य जानकारी है जिसमें हमने अंतःकंकाल, बाह्य कंकाल, अस्थियां, उपास्थियां और संधियों के विषय में अध्ययन कर लिया है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक लीनियर डायग्राम को लेके आऊँगा जिसके अंदर क्या होगा जितनी आपके शरीर में 206 अस्थियां पाई जाती हैं उन 206 अस्थियों का अरेंजमेंट कैसा होता है उस अरेंजमेंट की बात करेंगे। तो वो कौन कौन सी अस्थियां होती है, आपके हाथ में कौन कौन सी अस्थियां होती है, पैरों में कौन सी होती है, आपकी खोपड़ी में कौन कौन सी अस्थियां होती हैं, चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनकी बात करेंगे। तो पहले हम एक लीनियर डायग्राम के द्वारा पढ़ेंगे और फिर एक एक अस्थियों के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट जरूर कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।